इस वीडियो में हम लोग ए.के. रामानुजन का लिखा हुआ पोएम एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन को लेकर डिस्कस करेंगे। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को भी साथ में समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है यहाँ पे कि बनाना, कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को कंस्टिट्यूट करना। एलिमेंट्स यानी उसका इंग्रेडिएंट्स, उसका उपादान, उसका उपकरण। तो सृष्टि का उपकरण, अगर एकदम मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूँ तो यहाँ कौन सा सृष्टि या कौन सा क्रिएशन का उपकरण का वो बात कर रहे हैं? यहाँ हर तरीके का क्रिएशन का वो बात किए हैं। ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन से लेकर के, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन से लेकर के, पशु पक्षियों का क्रिएशन से लेकर के, डिफरेंट इमोशंस का क्रिएशन तक और ट्रांसफॉर्मेशन तक उन्होंने बात किया है। यहाँ पे उन्होंने एक साइकिल के बारे में बात किया है, लाइफ और डेथ का साइकिल। कैसे नेचर अपना कॉन्स्टेंसी मेंटेन करता है, कैसे एक चीज़ का जन्म का साथ साथ दूसरा चीज़ का मौत तय होता है और एक चीज़ का मौत का साथ साथ दूसरा चीज़ का जन्म होता है, और ऐसे ही लाइफ और डेथ का साइकिल चलते रहता है। और जितने भी नेचर के एलिमेंट्स है वो अपने आप एक्सचेंज होकर के अपना कॉन्स्टेंसी, अपना जो मतलब निरंतरता है वो बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो आइए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं और साथ में समझते हुए चलते हैं। Composed as I am, like others, of elements on certain well-known lists, father's seed and mother's egg. तो जैसे कि मैं बना हुआ हूँ, कंपोज यानी जैसे मैंने पहले क्या, क्रिएटेड या कंस्टिट्यूटेड, जैसे कि मैं बना हुआ हूँ बाकियों के तरह, ऑफ एलिमेंट्स ऑन सर्टेन वेल नोन लिस्ट, कि कुछ बहुत ही जाने माने एलिमेंट से, फादर सीड एंड मदर्स एग, यहाँ पे मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पे जो फादर्स का सीमेन रहता है और मदर्स का जो एग सेल रहता है, वो दोनों का मिलन से जाइगोट और सृष्टि होता है, वहीं आगे चल करके बेबी का फॉर्म लेता है। ओके, तो उस चीज़ का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन का बात किया जाए कि एज मतलब पोएम के जो स्पीकर है वो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, तो अपने बारे बात करें कि मैं कंपोज हूँ किस चीज़ से, फादर सीड और मदर से, यही दोनों बन करके मैं जन्म लिया था, मेरा तैयारी हुआ था। और मेरे अलावा और भी जितने एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स है, जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी कुछ एलिमेंट से बने हुए हैं, सर्टेन वेल नोन लिस्ट। अब यहाँ वेल नोन लिस्ट मतलब 5 एलिमेंट का बात किया जा रहा है, जो क्रिएशन का 5 एलिमेंट है। अब ये 5 एलिमेंट आपको काफ़ी जगह में रेफरेंस मिल जाएगा। आपको हिंदुज़म में इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ट्रेडिशनल लिटरेचर में इसका मतलब जिक्र मिल जाएगा, संस्कृत में इसका आपको जिक्र मिल जाएगा, ग्रीक लिटरेचर में इसका जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, तो दुनिया के काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कल्चर में ये 5 एलिमेंट्स का कंसेप्ट है। 5 एलिमेंट्स क्या है? एयर, फायर, वाटर, अर्थ और स्पेस। ठीक है, कहीं पे इसको स्पेस कहा जाता है, कहीं पे इसको ईथर कहा जाता है, कहीं पे इसको विंड कहा जाता है, कहीं पे इसको सोल भी कहा जाता है, स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन पांचों एलिमेंट से पूरा क्रिएशन का डिफरेंट डिफरेंट लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स थिंग्स बने हुए हैं, यही माना जाता है। उसी लिस्ट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, गैदरिंग अर्थ, एयर, फायर, मोस्टली वाटर इनटू अ मलबेरी मास, मोल्डिंग कैल्शियम, कार्बन, इवन गोल्ड, मैग्नीशियम एंड सच। तो क्या क्या चीज़ों को लिया जा रहा है? अर्थ, एयर, फायर और ढेर सारा वाटर, इन चारों एलिमेंट्स को लेकर के एक मलबेरी मस, मलबेरी मस का मतलब होता है कि मलबेरी पेड़, एक पेड़ होता है, उसका जो फल होता है, उसी फल का आकृति का एक छोटा सा मतलब लंप तैयार करना। इस यहाँ जाइगोट को बताया जा रहा है, जो बच्चा, जो भ्रूण होता है, जो माँ का गर्भ में पलता है, उसका आकृति को यहाँ पे मलबेरी, वो मास, वो फल का जैसा बताया जा रहा है कि चारों जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा वाटर, जाहिर सा बात है कि ह्यूमन बॉडी में 70% ही वाटर है, इसलिए मोस्टली वाटर का जिक्र किया गया है। तो वाटर, अर्थ, एयर, फायर, ये सब लेकर के एक पिंड, एक पाइल जैसा बना करके उसमें क्या क्या दिया जाता है, उसमें और क्या क्या शामिल होता है? कैल्शियम रहता है, कार्बन रहता है, यहाँ की गोल्ड भी रहता है, मैग्नीशियम रहता है। तो ये इट्स क्वाइट साइंटिफिक फैक्ट कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं मौजूद शरीर में, कोई भी क्रिएचर के शरीर में, मानव शरीर में तो रहते ही हैं। यहाँ जो गोल्ड है ना, इसको थोड़ा मेटाफोरिकल सेंस से भी समझ सकते हैं, परफेक्शन या आइडियलिज्म का आप एक सिंबल समझ सकते हैं। ओके, इनटू अ चैटरिंग सेल्फ टैंगल्ड इन लव एंड वर्क, यही सब जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स मिल करके एक पाइल होता है, यही पाइल आगे चल करके जिंदा होता है, एक जिंदा इंसान बनता है। इन चैटरिंग, चैटरिंग मतलब बकबक करते रहना, सेल्फ टैंगल्ड इन लव एंड वर्क, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है, कम्युनिकेट करने में एबल होता है, और अपने ही आप में वो
इन्वॉल्व होता है, टैंगल यानी काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व होना, ठीक है। लव में वो इन्वॉल्व होता है, वर्क में इन्वॉल्व होता है, वो प्यार करता है यानी उसका इमोशनल अटैचमेंट है, वो काम करता है यानी उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। ओके, स्केरी ड्रीम्स, वो सपना भी देखता है, कभी कभार वो डरावना सपना भी होता है। यहाँ डरावना सपना आप फिर दो सेंस में ले सकते हैं, एक सचमुच का जो सपना जो रात में देखते हैं, और एक जिंदगी का काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स या हर्डल्स को भी आप इस सिंबल का तरह से समझ सकते हैं। स्केरी ड्रीम्स, केपेबल ऑफ आईज दैट कैन सी, ओके, और उन आँखों, वो आँख भी रहते हैं एलिमेंट से तैयार जो आँख देख सकते हैं, देख सकते हैं इन द सेंस जो असल में जो कुछ आँख से हम लोग देखते हैं वो भी, और सिचुएशन को, चारों तरफ का जो जिंदगी है उसको समझना, उसको अनुधावन करना, इस सेंस में भी आप ले सकते हैं। ओनली बाय मूविंग कॉन्स्टेंटली द कॉन्स्टेंसी ऑफ थिंग्स लाइक स्टोन हेंज और चेरी ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट की लाइन है। ओनली बाय मूविंग कॉन्स्टेंटली द कॉन्स्टेंसी ऑफ थिंग्स, तो सिर्फ और सिर्फ लगातार आगे बढ़ने से, चलते जाने से ही चीज़ों का जो निरंतरता रहता है, चीज़ों का जो कॉन्स्टेंसी रहता है, एक समानता रहता है, वो बरकरार होता है। अब इसका मतलब क्या है, आप एक कहावत तो सुने होंगे, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज। इस पूरा दुनिया में अगर कोई भी अपरिवर्तनीय चीज़ है या आइडिया है तो वो है परिवर्तन, यानी बदलाव ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं बदलता, हमेशा बदलाव होते रहेगा। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो थिंग्स है यानी जितने भी चीज़ एलिमेंट से बने हुए हैं उनमें हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, उसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, कोई चीज़ उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोई एलिमेंट उसमें हट जाता है, कोई एलिमेंट उसमें जुड़ जाता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। और यही चेंज का थ्रू ही पूरा संसार में, सृष्टि में जितने भी एलिमेंट्स है वो अपना जो बैलेंस है वो बरकरार रखते हैं। लाइक स्टोन हेंज और चेरी ट्री, स्टोन हेंज यहाँ पे एक तरीके के परमानेंस का सिंबल है, सॉलिडारिटी का सिंबल है, इतना कठिन इतना सख्त वो है कि उसको कोई टच से मस नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, तो वो एक तरीके से परमानेंस का सिंबल है। और चेरी ट्रीज, चेरी ट्रीज खूबसूरती का सिंबल है और ट्रांजिएंस का भी सिंबल है, यानी शॉर्ट लिव, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंजॉयबल, वेरी डेलिकेट, बट वेरी शॉर्ट लिव, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाता है, इसका खूबसूरत भी खत्म हो जाता है, ये खुद भी अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यानी क्या कि जितने भी परमानेंट चीज़ है और जितने भी इम्परमानेंट चीज़ है, या ज़िंदगी का जितने भी परमानेंट दिखने वाले या सॉलिड दिखने वाले एस्पेक्ट है, और जितना भी खूबसूरत, प्यारा और कुछ लम्हा ठहरने जैसा एस्पेक्ट है, दोनों में ही चेंज आपको देखने मिलेगा, दोनों मिलकर ही ज़िंदगी है, और ऐसे ही ऊपर नीच होते होते सब चीज़ मेंटेन करता है अपने आप एलिमेंट सारा। एंड अंकल्स 11 फिंगर्स मेकिंग शैडो प्लेज ऑफ राजाज एंड कैट्स हिसिंग, अब यहाँ पे वो अपना ज़िंदगी से कुछ मतलब एग्जाम्पल्स उठा के दे रहे हैं, कैसे डे टू डे लाइफ में एलिमेंट्स बढ़ते हैं, घटते हैं और बैलेंस करते हैं, कैसे इमोशंस चेंज होते हैं, कैसे आदमी का एटीट्यूड चेंज होता है, कैसे आदमी का बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन और मेंटालिटी चेंज होता है, और इस सब का थ्रू एलिमेंट्स मेंटेन रहते हैं, बैलेंस मेंटेन रहता है। तो अंकल का जो 11 फिंगर्स है, जनरली आम आदमी में 10 ही फिंगर होते हैं, तो अब ये जो 11वां फिंगर है, कभी कभी किसी का देखते हैं छठा उंगली रहता है छोटा सा, वो एक फिजिकल डिफॉर्मिटी होता है। तो यहाँ पे ये समझाया जा सकता है कि उन अंकल का सच में वो फिजिकल डिफॉर्मिटी था, या फिर अगर ये सिंबॉलिक है तो इसका आप ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि उनका अंकल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी था, ओके, या फिर वो मतलब शैडो प्लेइंग में इतने माहिर थे कि वो मतलब 10 उंगली का जगह लगता था वो 11 उंगली का इस्तेमाल करें, इस हिसाब से भी दोनों सेंस आप इसको पकड़ सकते हैं। शैडो प्लेज ऑफ राजाज एंड कैट्स हिसिंग, यानी वो अपना उंगली को ऐसे मतलब अंधेरे में घुमा फिरा करके डिफरेंट डिफरेंट आकृति देते थे, उंगली से वो राजा बनाते थे, उंगली से वो बिल्ली बनाते थे जो बिल्ली आवाज़ निकालता था, इस टाइप का, ठीक है। बिकमिंग फिंगर्स अगेन, और वहीं सब राजा और बिल्ली का आकृति दोबारा फिंगर बन जाता था, यानी जब वो फिंगर प्ले स्टॉप कर देते थे दोबारा वो फिंगर बन जाता। तो यहाँ क्या, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है कि उंगली एक अलग चीज़ है, राजा एक अलग चीज़ है, कैट एक अलग चीज़ है, ये एक दोनों एक दूसरे में तब्दील हो रहे, फिर वापस अपना पूर्वावस्था में चल आ रहे हैं। द लुक ऑफ पैनिक ऑन सिस्टर्स फेस एन आवर बिफोर हर वेडिंग, उसका, मेरे बहन का शादी से जस्ट 1 घंटा पहले उसका चेहरे में जो पैनिक था, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो एक तरीके का डर था कि अब क्या होने वाला है, अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्या सब सही रहेगा, क्या मैं डिसीजन सही रहेगा, ये हर लड़की के साथ होता है, काफ़ी स्वाभाविक बात है। तो ये जो एक इमोशन है ये भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए उसका शादी हो जाएगा, कुछ दिन बाद उसको जब सब ठीक लगेगा तब यही जो बेचैनी है, डर है, ये उसको खुशी में तब्दील हो जाएगा। तो ये इमोशंस का जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। अ डेटेड न्यूज़पेपर मैप
of a place one has never seen, maybe no longer there after the riots downtown Nairobi. तो यहाँ पे एक नायरोबी शहर में जो दंगा फसाद हुआ था उसका बारे बताया जा रहा है कि दंगा फसाद में इतना वायलेंस हुआ कि कुछ कुछ जगह का नामो निशान उसमें से मिट गया। अब उसके मतलब वो दंगा होने से पहले का किसी के पास अगर कोई इस जगह का मैप रहेगा तो शायद वो मैप कुछ दिन बाद इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दंगा में कुछ कुछ जगह जो मिट गया उसका बाद तो वो मैप गलत साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से जगह का ट्रांसफॉर्मेशन यानी फिजिकल प्लेस का या जियोग्राफिकल प्लेस का डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। दैट अ फ्रेंड कैरिड इन हिज पासपोर्ट एज अदर्स वर्ड अ वुमेन्स पिक्चर इन देयर वॉलेट। तो मेरा एक दोस्त ने अपने पासपोर्ट में क्या कैरी करके रखा था, वो मैप का एक पिक्चर, जैसे बाकी सब कोई अपने वाइफ का या अपने पसंदीदा औरत का पिक्चर अपने वॉलेट में रखते हैं या पासपोर्ट में रखते हैं, तो वैसे उसने क्या रखा हुआ था, उसने वो डेटेड मैप रखा हुआ था। इससे पता चलता है कि आदमी का इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ रहता है कुछ चीज़ों के साथ, और चाहे कितनों का कितना भी इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ रहे, जो नेचर का नियम है वो होके रहेगा। जो चीज़ तैयार हुआ है, जो चीज़ क्रिएट हुआ है, वो डिस्ट्रक्शन होके रहेगा। एलिमेंट्स जो है वो मेंटेन होके रहेंगे, चाहे किसी का कितना भी इमोशनल अटैचमेंट उसमें बर्बाद क्यों ना हो जाए। At the lepers of Madurai, male, female, married with children, lion faces, crabs for claws, plotted on their shadows under the stone-eyed goddess of dance. यानी अब वो शिफ्ट हो जा रहे हैं कहाँ पे, मदुरई, ये एक साउथ इंडियन का सिटी है, ठीक है। अब इसमें लेपर यानी जिनको लेप्रोसी हुआ है, कुष्ठ रोग जिनको हुआ है, उन रोगियों को लेपर कहा जाता है। तो मदुरई सिटी में जितने भी लेपर्स है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैरिड है, उनका चिल्ड्रन भी है, तो इससे क्या बताया समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि ये भी नॉर्मल इंसान है। अगर इनका ये लेप्रोसी को थोड़ा साइड में हटा के रख दो तो इनमें भी पुरुष है, इनमें भी महिलाओं है, इनमें भी शादी होता है, इनमें भी बच्चे होते हैं, इनको भी ज़िंदगी जीने का उतना ही हक है जितना कि एक उस व्यक्ति को जिसको लेप्रोसी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका रोग का वजह से, इनका व्याधि का वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लायन फेसेस यानी उनका मुंह एकदम देख के लगता है कि लायन जैसे हो गया है। क्रैब्स फॉर क्लॉज, जैसे लगता है कि उनका हाथों में पंजे की जगह कांकड़ा आ गया है। क्लॉटेड ऑन देयर शेडोज अंडर द स्टोन आइड गॉडेसेस, और ये सब जैसे मतलब ये क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है कि नॉर्मल इंसानी चेहरे का जगह जानवर जैसा चेहरा आ गया है। मतलब लेप्रोसी उनको इतना बर्बाद कर दिया है, फिजिकल डिफॉर्मिटी, कि ऐसा लग रहा है कि वो अब इंसान ही नहीं रहे, जानवर जैसे दिखने लगे हैं। और किसका छाव का नीचे वो लोग बैठे हैं, किसका परछाई के नीचे वो लोग बैठे हैं, द स्टोन आइड गॉडेसेस ऑफ डांस, ठीक है। एक डांस का देवी है जिसका मूर्ति, पत्थर का मूर्ति खड़ा हुआ है, और उस पत्थर का मूर्ति का परछाई के नीचे वो लोग खड़े हुए हैं। मेयर पिलर्स मूविंग एज नथिंग ऑन अर्थ कैन मूव, और वो जो मूर्ति है पत्थर का, डांस का देवी का, वो क्या है, वो सिर्फ एक पिलर है और कुछ नहीं है, जो कि खुद से चल नहीं सकता। जैसे कि अर्थ में कुछ भी मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज़ खुद से चल नहीं सकता, वैसे वो मूर्ति भी खुद से चल नहीं सकता। उसी मूर्ति का परछाई में जो लोग चल फिर कर सकते हैं उनको नॉन लिविंग जैसे ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रिशिएशन की तरफ आप जाए तो यहाँ रिलीजियन का जो इनकेपेबिलिटी है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को क्योर करने में, वो दिखाया जा रहा है कि आप कितना भी देवी देवता के पास चल जाओ, कितना भी मूर्ति के सामने सिर पटक लो, आपका जो रोग व्याधि है वो ठीक नहीं कर पा रहा। तो एक तरीके से वो जो मूर्ति है वो आपसे भी ज़्यादा असहाय है। मूर्ति का नीचे जो खड़ा हुआ लेपर्स है ना, वो लेपर से भी ज़्यादा खराब हालत उस मूर्ति का है। तो एक तरीके से वो मूर्ति को भी उसका जो डिवाइन स्टेटस है वहाँ से हटा दिया गया है, और उसको भी एक एलिमेंट का तहत लाया गया है कि ये भी पूरा क्रिएशन जो एलिमेंट्स का खेल चल रहा है, एलिमेंट्स अपने बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये मूर्ति भी और मूर्ति का नीचे खड़ा हुआ जो इंसान है वो दोनों भी इसी एलिमेंट्स किंगडम के हिस्सा है। इन दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इन दोनों का भी अप्स एंड डाउन्स होगा, और एलिमेंट का मेंटेन करने का ड्यूटी में ये लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना शेयर देंगे। ओके, आई पास थ्रू देम, फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। आई पास थ्रू देम एज दे पास थ्रू मी, टेकिंग एंड लीविंग अफेक्शन सीड्स स्केलेटन्स, यानी मैं इन सब में से पास करता हूँ, इन सब में से चल जाता हूँ, जैसे कि ठीक ये सब चीज़ भी मेरे अंदर से चल फिर करते हैं। टेकिंग एंड लिविंग, कुछ चीज़ दे के जाते हैं, कुछ चीज़ लेके जाते हैं। इसकी चीज़ों में क्या है, अफेक्शंस यानी इमोशंस, प्यार मोहब्बत, फीलिंग्स, सीड्स यानी कोई चीज़ का आप लेगेसी मान के चलिए, कोई चीज़ का आप वंश छोड़ के गए, कोई चीज़ का आप हेरिटेज छोड़ के गए,
स्केलेटन्स यानी आपका जो फिजिकल रेमनेंट्स रहते हैं वो, ठीक है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो। तो हर कोई चीज़ दुनिया में दूसरा हर कोई चीज़ को म्यूचुअली इम्पैक्ट करता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। आपका चार तरफ जितना भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जितना भी और भी आपका इंसान मान लीजिए, आपका एनवायरनमेंट मान लीजिए, आपको वो प्रभावित करते हैं और आप भी अपना चारों तरफ का सराउंडिंग्स को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये रिलेटेड है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ लीजिएगा कुछ दीजिएगा, कुछ देना पड़ेगा कुछ लेना पड़ेगा, यही रूल है नेचर का, यही हिसाब से एलिमेंट्स अपना मेंटेन करते हैं बैलेंस। ओके, मिलेनिया ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट डू नॉट लास्ट अ डे, ढेर सारे लाखों करोड़ों में उस इंसेक्ट का फॉसिल आज रिकॉर्ड बन के चुका है जो इंसेक्ट एक दिन से भी ज्यादा नहीं जिए। बॉडी प्रिंट्स ऑफ मे फ्लाइज, अ लेजेंड हाफ हर्ड इन अ ट्रेन ऑफ द हाफ मैन सर्चिंग फॉर एन एवर फ्लीइंग अदर हाफ। मे फ्लाई भी एक ऐसा कीड़ा का नाम है जो एक दिन से ज़्यादा नहीं जीता है। तो मे फ्लाई का बॉडी प्रिंट्स रह गया है। अ लेजेंड हाफ हार्ड इन ए ट्रेन में मान लीजिए आप कोई कथा का बारे सुन रहे थे, वो कथा किसके बारे था? एक आधा इंसान के बारे में जो अपने बाकी आधे हिस्से को हमेशा ढूंढता रहता था और बाकी आधा हिस्सा उससे हमेशा भागता रहता था। तो इसके बारे में आप कथा सुन रहे थे, वो भी आपका आधा सुना रह गया। तो ये जो इनकम्प्लीटनेस का बात हर जगह किया जा रहा है ना, ये भी समझने का बात है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं होता है। हर चीज़ का एक अगला काउंटर पार्ट रहता है। आपका नज़र में जो कंप्लीट लग रहा है, कोई और सिचुएशन में आप उसको जज करेंगे तो वो इनकम्प्लीट मिलेगा। जो आपका नज़र में इनकम्प्लीट लग रहा है वो कोई और कंटेक्स्ट में आप अगर उसको बिठाओगे तो वो भी आपको कंप्लीट दिखने लगेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि यहाँ भी एलिमेंट्स का वो खेल चल रहा है, कहीं पे कुछ ऐड हो रहा, कहीं पे कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा। और कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा मिटता नहीं। जो मे फ्लाई जो बस एक दिन जिंदगी था, एक दिन के बाद वो मर गया, लेकिन उसका बॉडी प्रिंट्स आज भी तो संरक्षित है ना। जितने भी मतलब प्राचीन प्रजाति थे जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, जो करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए, आज भी उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स तो है ना। तो कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई एस्पेक्ट से, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन हो ही जा रहा है हर चीज़ का एलिमेंट। कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली कभी नहीं मिटता है, कि उसी का निदर्शन है। Through Muharram, tigers, hyacinths in crocodile waters, and the sweet twisted lives of epileptic saints. ओके, अब यहाँ पे तीन अलग अलग मतलब सिंबल दिए गए हैं या तीन अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं मुहर्रम टाइगर्स का थ्रू पॉसिबली पोइट ये समझाने का कोशिश की है कि मुहर्रम का वही नाम है जो रिचुअल्स होता है, ठीक है। टाइगर्स इन द सेंस कि उनका जो ब्रेवरी होता है या जो मतलब क्या हम बताएं कि जो ऊर्जा से, जो शक्ति से वो रिचुअल्स पालन करते हैं, उसका जिक्र किया गया है। हायासिन्स इन क्रोकोडाइल वाटर्स, क्रोकोडाइल वाटर मतलब ऐसा पानी जहाँ पे क्रोकोडाइल है, दैट इज ऑब्वियसली डेंजरस। और हायासिन्थ बहुत ही कोमल, मुलायम, बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो एक बहुत सुंदर सा, इंप्रेसिव सा, अट्रैक्टिव सा और डेलिकेट सा सिचुएशन के साथ एक बहुत ही भयंकर जानलेवा सिचुएशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एक बहुत ही रिलीजियस या पीसफुल सिचुएशन के साथ बहुत ही ऊर्जादायक, बहुत ही एक प्राणवंत, एक यहाँ तक डायनामिक या थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन का भी यहाँ पे मेल बंधन दिखाया गया है। एंड द स्वीट ट्विस्टेड लाइव्स ऑफ एपिलेप्टिक सेंट्स, यानी वो सेंट्स, वो साधु जिनको एपिलेप्सी हो चुकी है, एपिलेप्सी एक तरीके की बीमारी है, मृगी कहते हैं, तो उनका ट्विस्टेड लाइफ, मृगी होता ही ऐसा है कि जिसमें आपका ऑर्गन बीच बीच में खिंच जाता है, ट्विस्ट हो जाते हैं, तो उनका लाइफ ट्विस्टेड भी है और उनका लाइफ स्वीट भी है, ठीक है। उनका जीवन में परेशानियां भी है, दिक्कतें भी है, लेकिन उनमें शांति भी है। तो दिखाया जा रहा है कि जिंदगी या क्रिएशन ही पूरा एज अ ऑक्सीमोरोनिक तरीके से चलता है, ऑपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन का हिसाब से चलता है, जहां पे एक ही साथ में आपको ब्यूटी भी मिल जाएगा, इविल भी मिल जाएगा, गुड भी मिलेगा, बैड भी मिलेगा, पीस भी मिलेगा, वॉर भी मिलेगा, रिस्क भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसी विपरीत तरीके के कंडीशंस का सहावस्थान में ही हम और आपको अपना अपना एलिमेंट्स मेंटेन रखना है और ऐसे ही जिंदगी जीना है। एंड इवन एज आई एड, आई लूज, डिकम्पोज इनटू माय एलिमेंट्स इनटू अदर नेम्स एंड फॉर्म्स। जहां तक कि मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, मैं कुछ लूज भी कर रहा हूं, ये कभी भी एक मात्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दे रहा हूं, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो बस सिर्फ कंट्रीब्यूट ही हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो लूज भी हो रहा है, कहीं से वो कुछ कम भी हो रहा है। भले वो मुझे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन वो हो रहा। आप कहीं जगह कुछ प्लस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से कुछ माइनस भी हो रहा है, तभी बैलेंस बनेगा।
डिकम्पोज इनटू माय एलिमेंट्स। आप जैसे ही अपने एलिमेंट में, आप जो एलिमेंट से आप बने हुए हो, गढ़े हुए हो, उसमें जब आप डिकम्पोज हो जाते हो, आपका जब आपका शरीर का मृत्यु घटता है, वो पच जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं, तो फिर से वो अलग हुआ एलिमेंट्स एक साथ जुड़ करके कोई नया आइडेंटिटी लेता है, कोई नया नाम लेता है, कोई नया आकार लेता है। पास्ट एंड पासिंग, टेंसेस विदाउट टाइम, यहाँ पे टाइम भी डिसॉल्व हो जाता है। क्या पास्ट में था, क्या फ्यूचर में था, क्या प्रेजेंट में था, सब एक दूसरे से लिंक हो जा रहे हैं। हो ही सकता है कि आज आप अपने बागीचा में जो पेड़ को पानी दे करके खिला रहे हैं, वो पेड़ खिल रहा है, उसमें फूल खिल रहे हैं, फल उग रहे हैं, वही पेड़ आपके कोई पूर्वज का मृतदेह से जो एलिमेंट्स निकला है, उसी एलिमेंट्स को जम करके बड़ा हुआ हो। तो एक तरीके से आपका जो बॉडी है वो आपका डेथ से आपका नुकसान हो रहा, एलिमेंट माइनस हो रहा, वैसे ही उसी एलिमेंट को लेकर के कोई नया प्राणी, कोई नया जीव, कोई नया पेड़ उग रहा डेली। तो बर्थ से बर्थ से डेथ तक, डेथ से बर्थ तक, एक साइकिल ऐसे ही हमेशा रिपीट करते रह रहा है, जिसमें टाइम भी पंजा नहीं मार सकता। इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इंटरलिंक्ड है। कैटर, आखिरी लाइन है पोएम का, बहुत प्यारा लाइन है, समझिएगा। कैटरपिलर ऑन अ लीफ ईटिंग बीइंग ईटन। तो वो अंत में खुद को और बाकी सारे क्रिएशन को, सारे क्रिएचर को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसके साथ तुलना की है? कैटरपिलर के साथ तुलना की है। वो भी कैसा कैटरपिलर? जो लीफ में बैठा रहता है, जो खाता भी है और खुद भी खाया जाता है। यानी वो जो पत्ते पे ऊपर बैठा है उसको खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन का ज़रूरी है। तो पत्ता एक तरीके से, पत्ता को खा करके वो अपना पेट भर रहा, पत्ता माइनस हो रहा, वो प्लस हो रहा, लेकिन उसको भी कोई ना कोई जीव एक दिन खाएगा, वो भी एक ना एक दिन मरेगा। जब वो मरेगा तो जो एलिमेंट्स उसका अंदर था वही एलिमेंट्स डिकम्पोज होगा। शायद उसी एलिमेंट्स को यूज करके कोई पत्ता एक दिन फिर से नया उगेगा, उस पत्ता में कोई और कैटरपिलर आएगा, खाएगा, और यही साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो लास्ट लाइन को पूरा पोएम का एक क्रक्स, एक जिस्ट, एक एक्सियोम समझ सकते हो कि हर कोई हम लोग क्रिएशन का एक कैटरपिलर ऑन अ लीफ ही है, जो हम लोग हमेशा सिमिलर, साइमल्टेनियसली हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कुछ ऐड भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ लूज भी कर रहे हैं, और ऐसे ही सारा चीज़ का बैलेंस मेंटेन हो रहा। ओके, ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं पोएम अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहिए हो, पोएम, प्रोज, ड्रामा, थियरी, कोई भी चीज़ में, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड।